नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से नेबरिंग कंट्री की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पड़ोसी देशों की इस सीरीज के दूसरे चरण में मैं आपसे श्रीलंका के बारे में बात करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि जो पहले पार्ट में हमने मालदीव किया था उसको आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा और काफ़ी ज्ञानवर्धक सामग्री जो मैंने आपको देने का प्रयास किया था उसको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रचा बसा ली होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपके सामने श्रीलंका की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो आपके एग्ज़ाम के रूप में आती है, उसको मैं पेश करने जा रहा हूँ। और इसको साथ साथ आप लिख लेना और साथ साथ ही आप इसको याद करते जाना। और जैसे मालदीव हो गया और श्रीलंका हो गया, जब भी श्रीलंका पढ़ो तो उसको मालदीव के साथ कंपैरिजन करते जाना, फिर कभी नहीं भूलोगे। इसके अलावा नेक्स्ट जब हम कंट्री करें तो इन सब को आपस में कंपैरिजन करते जाओगे, तो जब लास्ट वाला कंट्री हम करेंगे तब आपको इतनी परेशानी आएगी नहीं। और ये जो कन्फ्यूजिंग जो होता है, जो कि नाकामयाबी के कारणों में सबसे ऊपर आता है, उस कारण से आप बच जाओगे। तो मैं श्रीलंका स्टार्ट कर रहा हूँ। हेडिंग डाल दीजिए श्रीलंका। उसी चरण में हम बांटेंगे भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और कला व संस्कृति। देखिए, यदि हम श्रीलंका के अन्य नाम की बात करें, इसका नाम है सिलोन। सिलोन के नाम से भी इसको जानते हैं। एक इसका पुराना नाम जो है ये है तपोवन। निक नेम जो है, देखिए अन्य नाम का अर्थ थोड़ा अलग होता है, मतलब कभी इसको बोला गया हो। पुराना नाम अलग बात होती है। एक होता है निक नेम। निक नेम का मतलब ये होता है उसकी कहीं से आकृति के कारण या उसकी कोई खास विशेषता के कारण उसको बुलाया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, कई बार बहुत कोई अपना दिमाग ज़्यादा लड़ाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मास्टरमाइंड आदमी है ये। तो मास्टरमाइंड क्या हो गया? उसका निक नेम हो गया, मतलब उसमें क्वालिटी है ये। क्लियर? कोई बहुत सारा मोटा व्यक्ति होता है तो हम कहते हैं हाथी सिंह है ये, हाथी जैसा है, तो उसका निक नेम हाथी पड़ जाता है। खैर, ये समझाने की दृष्टि से है। निक नेम जो है इसको सिंहल द्वीप भी बोलते हैं। भारतीय महासागर का मोती बोलते हैं इसको। पूर्व का मोती बोलते हैं इसको। आंसू जैसा देश बोलते हैं इसको। इसकी आकृति जो है आंसू जैसी है। रत्न द्वीप बोलते हैं इसको। तो ये इसके कुछ पुराने नाम है। तो इसको पुराने नाम को हमने जानने का प्रयास किया। अब इसकी मैं भौगोलिक स्थिति पर चर्चा करने जा रहा हूं, ज्योग्राफिकल। देखिए, भौगोलिक स्थिति मैंने आपको वैसे पहले ही बता दी थी, बेसिक बात है। महाद्वीप की बात करोगे तो एशिया में है ये। द्वीपीय देश है ये, आइलैंड कंट्री है और ये हिंद महासागर में स्थित है। क्लियर? अब भारत के साथ यदि इसको टच करके हम देखें तो ये इंडिया का दक्षिणी हिस्सा है। ये इंडिया है, दक्षिणी हिस्सा है इसका। और इस साइड में यहां पर इसकी आप स्ट्रक्चर देखोगे तो बिल्कुल देख लीजिए, आंसू जैसी इसकी स्ट्रक्चर मिलेगी आपको। ये श्रीलंका है, तो द्वीपीय देश है। ये ओवरऑल जो है आपका हिंद महासागर है। क्लियर? लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये वो इंडिया है। यहां पर क्या है? एक एडम ब्रिज बना हुआ है इस तरीके से। ये एडम ब्रिज है। ये एडम ब्रिज कह सकते हो इसको। और इसके ऊपर की तरफ जो है, यहां पर
ये पाक जल संधि है, पाक वाटर चैनल कह सकते हो, पाक स्ट्रेट कह सकते हो इसको इंग्लिश में। और इधर जो है ये मन्नार की खाड़ी है। अब ये मन्नार की खाड़ी वगैरह यहाँ मैं नहीं जाने का प्रयास करूँगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ सिर्फ आपने एक ही बात ध्यान रखना है कि आपके जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको ध्यान दीजिए। भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग अलग रहते हैं? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, इसको पाक स्टेट बोलते हैं, पाक जल डमरू मध्य भी इसको बोला जाता है। ये जो है एडम ब्रिज जो है, इसको एडम ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में जब आपको अगर आदम हो जाएगा, किताबों में हिंदी में आदम लिख देते हैं, वैसे एडम ब्रिज होता है ये। क्लियर? इसकी क्या खास बात है? ये जो है धनुष कोंडी व तलैया मन्नार के मध्य है। धनुष कोंडी और तलैया मन्नार के मध्य है। अब देखिए ये जो धनुष कोंडी है ये भारत का आखिरी गांव है। इस साइड में पड़ेगा ये भारत का आखिरी गांव है। ये कन्याकुमारी में पड़ता है। आप चाहो तो ब्रेक में लिख देना कन्याकुमारी। और जो ये तलैया मन्नार है ये श्रीलंका का आखिरी गांव है। ये से क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना। ये श्रीलंका का आखिरी गांव है तलैया मन्नार। क्लियर? तो ये ध्यान रखना आप सारे। अब देखिए ये जो एडम ब्रिज है, यहां पर एक प्रसिद्ध द्वीप है इसके पास, पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कारण इस पर रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम आप जानते हो भारतीयों की आस्था का एक प्रतीक है जो धार्मिक रूप से काफी प्रसिद्ध है। अब देखिए ये तो एडम ब्रिज हो गया, पाक जल संधि हो गई, तलैया मन्नार के बारे में हमने जान लिया, धनुष कोंडी के बारे में जान लीजिए, इनके बीच में है ये। अब देखिए ये जो श्रीलंका है, यहां पर एक पोर्ट है, पोर्ट में है। पोर्ट की खैर आर्थिक स्थिति में बात कर लूंगा। यहां पर एक डायरेक्ट बात कीजिए, कोलंबो है ये, कोलंबो ये। क्लियर? और इसके पास ही श्री जयवर्धनेपुरा है। श्री जयवर्धनेपुरा है। और यहां पर इस साइड में मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूं, ये अनुराधापुर है। क्लियर? अब देखिए कोलंबो की क्या खास बात है। ये श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल है। ये कमर्शियल कैपिटल है। पहले ये प्रशासनिक राजधानी होती थी, लेजिस्लेटिव राजधानी हुआ करती थी, लेकिन अब ये कमर्शियल कैपिटल है। और जो जयवर्धनेपुरा है ये श्रीलंका की लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रशासनिक राजधानी है। यदि भारत के संदर्भ में मैं आपको बताऊं तो ये जो जयवर्धनेपुरा है ये नई दिल्ली है। समझे बात को? जैसे हम कहते हैं ना भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत की जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है नई दिल्ली से इसकी तुलना कर सकते हो। फिर हम बोलते हैं ना भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, उसकी तुलना आप कोलंबो से कर सकते हो। ये चेंज हुआ था अभी थोड़े साल पहले हुआ है चेंज। ये पहले कोलंबो राजधानी हुआ करती थी। इस कारण से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है
कि श्री जयवर्धनेपुरा। इसी तरीके से इस राजधानी को आधार बनाकर अनुराधापुर के बारे में बात की गई। ये श्रीलंका की पहली राजधानी थी। हालांकि राजधानी श्रीलंका में कई बार बनती रही है, लेकिन एग्जाम के रूप में जो आपसे पूछी गई है वो अनुराधापुर के बारे में बात की गई है। तो ध्यान रखें, इन 3 स्थान जो है आपके, अनुराधापुर है, कोलंबो है, श्री जयवर्धनेपुरा है, इनको भौगोलिक दृष्टि से आपने ध्यान रखना है। क्लियर? तो अब देखिए यहां पर जयवर्धनेपुरा, कोलंबो, अनुराधापुर और एक धनुषकोडी, तलैया मनार, पंबन द्वीप, पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, इनका आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम बात करेंगे। श्रीलंका की सबसे बड़ी व सबसे लंबी नदी, आपने सिर्फ नाम ध्यान रखना है इसका, महावेली गंगा। महावेली गंगा सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। अफवाह की दृष्टि से भी यही है और लंबाई की दृष्टि से भी यही है। और श्रीलंका की जो सबसे ऊंची चोटी है पिदुरुताला गाया, ये सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना ये। और इसकी जो ऊंचाई है ये है लगभग 2500 मीटर। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें आपके जो ये जब ये क्वेश्चन आया था तो ऑप्शन में ये कहा था श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब ये ऑप्शन में नहीं था, उसके ऑप्शन में था माउंट पेड्रो। माउंट पेड्रो, तो जो ये पेड्रो है ये क्या है, ध्यान रखें। इसे इंग्लिश में एक ही बात है, ये माउंट पेड्रो कहते हैं। वैसे तो देख लीजिए आप इससे भी अर्थ निकालोगे, पिदुर पेड्रो शब्द आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो माउंट पेड्रो इसको इंग्लिश में बोलते हैं और ऑप्शन में भी माउंट पेड्रो था, तो थोड़ा ध्यान रखें ये। अब देखिए श्रीलंका का सबसे बड़ा व सबसे पुराना नेशनल पार्क विलपट्टू नेशनल पार्क है। कोलंबो से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है ये। इसकी विशेषता क्या है, आपने ये बात ध्यान रखनी है। देखिए सबसे बड़ा और सबसे पुराना है तो ऑब्वियसली अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है, और वर्ल्ड फेमस है ये, ध्यान रखना। ब्रेक में लिख दीजिए विश्व प्रसिद्ध। 2 विशेष बातें हैं, एक तो ये तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। आप जानते होंगे नेशनल पार्क पर कई ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि यह किसके लिए प्रसिद्ध है। जैसे हम कहें रणथंभौर नेशनल पार्क टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है, तो वहां जो जंतु विशेष होता है वो भी अपने आप में एक क्वेश्चन के रूप में आता है। इसके अलावा इसकी जो दूसरी विशेषता है, प्राकृतिक झील, नेचुरल लेक यहां पर पाई जाती है। तो विलपट्टू नेशनल पार्क श्रीलंका का सबसे बड़ा और सबसे पुराना, वर्ल्ड फेमस, तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है, प्राकृतिक झीलों के रूप में ये काफी जाना जाता है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब मैं श्रीलंका की राजनीतिक स्थिति पर बात करने जा रहा हूं। हेडिंग डाल दीजिए राजनीतिक स्थिति।
तो हमें इसका एक्सप्लेनेशन करना है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इस कारण से थोड़ा सा आपको इजी वे में लेके चलो, चाहे कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम इसके पुराने बैकग्राउंड को तो लेना पड़ेगा। जैसे किस देश का कभी गुलाम रहा हो, उपनिवेश किसका रहा हो, तो ये ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, क्लियर। और ब्रिटेन से ये जो आज़ाद हुआ था, ये हुआ था 4 फरवरी 1948 को, और 4 फरवरी को मनाया जाता है श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस। ये आपके एसएससी में आ भी चुका है। श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो इन्हीं को ही आपने गंभीरता से लेना है। इसके बाद ये आज़ाद हुआ, और फिर इसमें चलते चलते इसमें जो गणतंत्र लागू हुआ, रिपब्लिक जो लागू हुआ, बाईस मई 1972, इस टाइप के क्वेश्चन बन भी जाते हैं। फिर संविधान लागू हुआ, अब आप इसको इस वे से मत लेना कि सर जैसे भारत के संदर्भ में आप देखने लग जाओ कि भारत में जब गणतंत्र लागू हुआ था तब राष्ट्रपति पद आया था, तो राष्ट्रपति 78 में आ गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रपति 72 में ही आ गए थे, क्लियर। लेकिन संविधान निर्माण की प्रक्रिया में देरी लगी, ले देके ये 7 सितंबर 1978 को लागू हुआ, और वर्तमान में जो इसमें संविधान काम कर रहा है वो यही संविधान काम कर रहा है। अपनों ने बस इतना ध्यान रखना है, और ज़्यादा नहीं कि इससे पहले क्या करते थे, ये क्या करते थे, फिर हम छिन भिन हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। तो ये 3 डेट आपने ध्यान रखनी है। आज़ाद 48 में हुआ 4 फरवरी, गणतंत्र 22 मई को हुआ 1972, और संविधान लागू हुआ 7 सितंबर 1978 को, क्लियर। अब आइए, अब देखिए इसमें जो शासन है उसका प्रकार क्या है। जैसे हम इंडिया के बोलते हैं ना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वैसे इसके शासन को क्या कहा जाता है? यूनिटरी, सेमी प्रेसिडेंशियल, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक कहा जाता है, क्लियर। अब देखिए यहां पर जब हम देखें तो 2 बातें हमारे सामने आती है। 2 शासन प्रमुख होंगे यहां पर, एक तो राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री। और एक आपने और ध्यान रखना है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध में तो आप 2 बातें ध्यान रखोगे। एक तो पहले राष्ट्रपति कौन थे, ये काफी आते हैं, और करंट में कौन है, वर्तमान में कौन है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री के संबंध में भी आपको ये बातें ध्यान रखनी है, फर्स्ट कौन है और करंट में कौन है। और एक आपने ध्यान रखना है चीफ जस्टिस, क्लियर। अब देखिए राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति है ये है गोटबाया राजपक्षे, ये अभी हाल फिलहाल क्वेश्चन आया भी था। और प्रधानमंत्री जो है ये है महिंद्रा राजपक्षे। ये दोनों भाई है ये, क्लियर। अब हम बात करेंगे पहले राष्ट्रपति और पहले प्रधानमंत्री कौन है। विलियम गोपालावा, DS सेनानाइके। अब देखिए ये प्रथम पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। अब चीफ जस्टिस कौन है? जयंथा जयसूर्या।
ये लेटेस्ट की बात कर, इसमें पहला दूसरा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में जरूर ध्यान रखें। अब इसी क्रम में यदि हम आगे बढ़ें तो इसकी संसद जो है उसे क्या कहा जाता है? हालांकि पार्लियामेंट कह सकते हो, लेकिन इसकी संसद का नाम भी आपसे पूछा गया है, तो थोड़ा ध्यान रखें। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक। और इसमें जो संसद में जो सदस्य हैं ये भी आपसे पूछे गए हैं, पुराने पेपर उठा के देखिए, 225 है ये, ध्यान रखें। और इनका जो कार्यकाल होता है, टेनर बोलते हैं इनको, 5 वर्ष होता है इनका कार्यकाल। अब हम बात करें श्रीलंका में प्रांत कितने हैं? प्रांत को प्रोविंस बोलते हैं, 9 प्रांत है, ध्यान रखना, ये भी आया हुआ है, पुराने पेपर उठा के देखिए। ये जो भी आपको बता रहा हूं ये सारे मोती है, ध्यान रखें। लेकिन ये मोती तभी फायदेमंद होंगे जब आपको कंपैरिजन करोगे। प्रांत तो देखिए यहाँ आगे वाला कंट्री जब हम करेंगे वो उसमें भी प्रांत आएंगे, तो फिर आप 9, 10, 22 इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज नहीं रखना, इसके लिए मैंने आपको कहा साथ साथ कंपैरिजन करते जाएं। साथ साथ कंपैरिजन कर लोगे तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। एक बार हमें थोड़ी दिक्कतें आती है कि यार ये ऐसा भी करना पड़ेगा क्या, ऐसा भी करना पड़ेगा क्या, लेकिन जैसे जैसे हम रूटीन में चलते हैं और जब हमारे याद होने लग जाता है तब हमें आनंद की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें ये चीज़ें, क्योंकि हमें यदि याद हो गया इसका मतलब हम खुश हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ की जो भाषा है ये है सिंहली व तमिल। क्लियर? तो ये राजनीतिक स्थिति के बारे में हमने बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमारी थी उसको हमने पूरा करने का प्रयास किया है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं श्रीलंका की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने जा रहा हूं। हेडिंग डाल दीजिए, आर्थिक स्थिति। अब देखिए जो आर्थिक स्थिति है यहां पर हमें ये बात तो करनी ही पड़ेगी कि मुद्रा कौन सी है, करेंसी कौन सी है। इसकी मुद्रा है रुपया। ध्यान रखें, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। भारत के अलावा ऐसा कौन सा देश है जिसकी मुद्रा रुपया है? तो उस स्थिति में आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अलग से भी पूछा जा सकता है कि श्रीलंका की मुद्रा कौन सी है। हालांकि वो एक अलग बात है, इसको श्रीलंकाई रुपया बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो भारत की जो मुद्रा है उसको भी भारतीय रुपया बोलते हैं। और इनकी जो प्रमुख फसलें हैं, ये 2 बातें हैं, अभी ख़त्म कर देते हैं इसको। चावल प्रमुख खाद्यान्न फसल है इसकी, नारियल, रबड़, ये इनकी प्रमुख फसलें हैं। क्लियर? अब देखिए ये महासागर में है तो बंदरगाहों के कारण ये जाना जाएगा। पोर्ट्स इसके महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं कौन कौन से पोर्ट्स कैसे महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। डायग्राम बना लीजिए। ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका है। हमने पहले ही बात की थी, यहां पर जो है ये कोलंबो है, कमर्शियल कैपिटल हमने बात की थी इसकी, लेकिन इसको मैं थोड़ा आर्थिक दृष्टि से लेके चल रहा हूं। ये जो कोलंबो है इसकी क्या खास बात है? एक तो ये श्रीलंका का सबसे बड़ा बंदरगाह है, श्रीलंका का सबसे बड़ा बंदरगाह है। दूसरी बड़ा बंदरगाह है तो श्रीलंका का 90% समुद्री माल यहीं से गुजरता है।
90% समुद्री माल यहीं से गुजरता है। क्लियर। एक इसकी जो करंट में ये चर्चा में है 2019 से, उसको मैं जोड़ना चाहूंगा। यहां पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल स्थापित किया जा रहा है, प्रस्तावित है ये। ईस्ट कंटेनर टर्मिनल क्या होता है? माल की आवाजावी के लिए इसको डेवलप किया जा रहा है और ज्यादा। हालांकि माल की आवाजावी तो पहले भी होती थी, लेकिन इसको क्या है, और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। और ये जो बात हुई है, इन ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो विकसित किया जा रहा है, भारत, जापान और श्रीलंका के त्रिपक्षीय समझौते के तहत, त्रिपक्षीय समझौते के तहत ये जो समझौता हुआ है 2019 में हुआ है ये। तो भारत, जापान और श्रीलंका, ये तीनों मिलकर ये जो कोलंबो बंदरगाह है श्रीलंका का, जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह है श्रीलंका का, वहां पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल स्थापित करेंगे, जो कि माल की आवाजावी से रिलेटेड है ये। ठीक है। अब एक बात और है, यहां पर एक बंदरगाह और है, इस साइड में है, इसका नाम है हम्बनटोटा। ये भी आया हुआ है और आपके जो एग्जाम में आया हुआ है वो इसलिए आया हुआ है कि हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश से संबंधित है। क्लियर। क्यों आया ये क्वेश्चन? इसलिए आया, इसे चीन ने लीज पर ले रखा है, मतलब इसे चीन ने किराए पर ले रखा है, ऐसा समझिए आप। तो इसका इस्तेमाल चीन करता है। अब इसका इस्तेमाल चीन करता है तो चीन को मॉनिटर करने के लिए ही भारत ने यहां पर इन्वेस्ट किया है। क्लियर। तो ये हम्बनटोटा बंदरगाह इस दृष्टि से आया। इसी तरीके से कई और बंदरगाह भी है, आगे भी अपनी बात आएगी, मैं बताता रहूंगा। जैसे चाबहार बंदरगाह, ये काफी चर्चा में रहता है। तो चाबहार जो बंदरगाह है ये आपके ईरान से संबंधित है। ठीक है। इसी तरीके से ग्वादर बंदरगाह, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये पाकिस्तान से संबंधित है। अब ये कैसे है, क्यों है, इसको अभी रहने दीजिए। फिलहाल ग्वादर पाकिस्तान है और चाबहार ईरान से संबंधित है, हम्बनटोटा श्रीलंका से संबंधित है। ये तीन बातें ध्यान रखनी है। क्लियर। अब मैं आपसे श्रीलंका की कला व संस्कृति पर चर्चा करने जा रहा हूं। हेडिंग डाल दीजिए, कला व संस्कृति। इसमें जो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि श्रीलंका का प्रसिद्ध नृत्य कैंडियन प्रसिद्ध नृत्य है। ये भी आ चुका है एग्जाम में। प्रमुख उत्सव, श्रीलंका के प्रमुख उत्सव कौन कौन से हैं? कई उत्सव है श्रीलंका के, जैसे हम कहें सिंहाला, वैसाख पोया, पोसोन, कटारागामा, इसाला। इसके अंदर ये जो दो हैं, वैशाख पोया और पोसोन, ये आ भी चुका है, तो थोड़ा इनका ध्यान रख लेना। ये इसका जो संगीत है इसे हम कहते हैं वेला संगीत। वेला संगीत बोलते हैं इसको। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब मैं बात करने जा रहा हूं राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल। कई बात करेंगे इसके अंदर हम।
जैसे एक तो हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। इसको लाइन फ्लैग के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे नाम दिया गया ना तिरंगा, कईयों के नाम नहीं होते हैं तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ये जो नेशनल फ्लैग है, हल्का सा ध्यान रखना है आपने। ऐसे 4 किनारी बनी हुई है इसकी। यहां पर येलो पोर्शन है, मैं वाई लिख रहा हूं यहां पर, और जो दूसरा जो है यहां पर ग्रीन पोर्शन है, मैं जी लिख रहा हूं यहां पर, और जो तीसरी जो पट्टी है यहां पर ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर। क्लियर? और ये जो इसके अंदर जो है यहां पर शेर है और तलवार का चिन्ह है। बस नॉर्मल इतनी बात ध्यान रखनी है, ज़्यादा गंभीर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लाइन फ्लैग भी याद रख लोगे तो ही आपका काम चल जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर? फिर भी आपके सामने सारी चीज़ें आ गई है। ये शेर और तलवार का ध्यान रख लेना। रंगों को तो थोड़ा कम पूछा जाता है। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे ये कह दे कि ऐसा कौन से देश का राष्ट्रीय ध्वज है जिसमें शेर और तलवार का चित्रण किया गया है, तो उस दृष्टि से ये क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? राष्ट्रीय पशु, अब ये ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, आप लिख दीजिए ऑफिशियल। मानने को एलिफेंट, शेर इनको मान लेते हैं, लेकिन ऑफिशियल नहीं है, इस कारण से आप चाहे इसको ध्यान ना दें। राष्ट्रीय तितली, ये आया हुआ है, इसको आप बोल सकते हो नेशनल बटरफ्लाई। ये क्वेश्चन है, ये है बर्ड विंग, आया भी हुआ है ये एग्जाम में। और ये श्रीलंका में पाई जाने वाली सबसे बड़ी तितली है। क्लियर? नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, जैसे अपना जनगण मन होता है, इसे कहते हैं, यह है श्रीलंकाई माथा, ये नाम है, इनकी लैंग्वेज है ये। नेशनल एम्ब्लेम, एम्ब्लेम मतलब राष्ट्रीय चिन्ह कह सकते हो, जैसे अपने अशोक स्तंभ होता है। गोल्ड लाइन पेसेंट, ये ध्यान रख लेना, शेर का चित्रण किया गया है। नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी, जंगल फॉल। नेशनल फ्रूट, जैक फ्रूट। नेशनल फ्लावर, ब्लू वाटर लिली, ध्यान रखना है, ये अच्छा क्वेश्चन है ये। नेशनल ट्री, सेलोन आयरनवुड, इसको नाग चंपा भी बोलते हैं। स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय खेल, वॉलीबॉल भी वॉलीबॉल। नेशनल ड्रेस, हालांकि ये कोई खास बात नहीं है। सारोंग,
धोती कह सकते हो आप इसको। फूड, ये भी कोई वैसे कोई खास बात नहीं है। करी एंड राइस। तो ये हमने कला और संस्कृति के बारे में जानने का प्रयास किया है। इसमें कई क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बता दिया था, मालदीव में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो नेशनल सिंबल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आर्ट एंड कल्चर को ज़्यादा हाईलाइट करता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं एक विशेष बात करने जा रहा हूं श्रीलंका के संबंध में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। लिट्टे का नाम हमने कल मालदीव में देखा था। लिट्टे कैसे उपजा, लिट्टे क्या है, क्या काम करता है, उसकी चर्चा यहाँ करनी है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए लिट्टे का उद्देश्य क्या है। और कई बार हम शब्द सुनते हैं सिंहली भाषी, तमिल भाषी, हालांकि इससे रिलेटेड है कि जो लैंग्वेज है श्रीलंका की सिंहली और तमिल है। तो जो सिंहली भाषी है वो सिंहली भाषा बोलते हैं, तमिल भाषी तमिल भाषा बोलते हैं। लेकिन इनमें पर्टिकुलरली द्वंद्व क्या चल रहा है, इनमें समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए विशेष, और पेज के बीच में लिखिए श्रीलंका एक बार। अब श्रीलंका में दो तरह के लोग हैं, या आप कह सकते हो द्विभाषी लोग हैं। एक को हम कहते हैं सिंहली, ये 85% है। सिंहली का मतलब जो सिंहली भाषा बोलते हैं। एक है तमिल, तमिल का मतलब जो तमिल भाषा बोलते हैं, नाम के अकॉर्डिंग ही है ये 15% है। क्लियर? इसका मतलब ये अल्पसंख्यक हो गए, ये बहुसंख्यक हो गए। अब ये जो तमिल है इसमें दो टाइप के हैं। एक को तो हम बोलते हैं श्रीलंकाई तमिल, श्रीलंकाई तमिल। क्लियर? और थोड़ा सा बता देता हूं, ये जाफना प्रांत में रहते हैं मुख्य रूप से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाफना प्रांत की यात्रा भी की थी, और जाफना प्रांत जो है ये श्रीलंका का एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी है। ध्यान रखना, आप चाहो तो बाद में जाफना पर लिख देना कि एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी है। इनके पास सभी अधिकार हैं, इनके पास सारे राइट्स हैं। क्लियर? नागरिकता वगैरह इनके पास है। लेकिन ये जो भारतीय तमिल है, ये जो भारतीय तमिल है, ये मतलब भारत से गए थे, ये नारियल के बागानों में काम करते हैं। जो नारियल के बाग है उनमें काम करते हैं, और इंडिया से गए हुए हैं ये। इनके पास नागरिकता के अधिकार नहीं है। मतलब एक तरीके से आप इनको कह सकते हो ये शरणार्थी है। लेकिन अब देखिए ये अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक है, तो ये जो लोग हैं इन पर अटैक करते हैं। ये जो श्रीलंकाई जो सिंहली भाषी लोग हैं ये इन पर अटैक करते हैं, इन पर, सब पर, इन दोनों पर। क्लियर? ये अटैक करते हैं, हमला करते हैं इन पर। क्लियर? क्यों हमला करते हैं? वही बात होती है। हमला करने के रीज़न यही है कि एक तो ये अल्पसंख्यक है, और ये कहते हैं कि हमारे अधिकार इन्होंने ले रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि दूसरे राज्य के लोग हमारे राज्य की परीक्षा देते हैं तो हमारे अधिकारों का हनन होता है।
इस तरीके से है। या जैसे अमेरिका कहता है, अमेरिका अमेरिकियों के लिए क्यों कहा? क्योंकि भारतीय पहुंच गए सारे वहां पर, और आप जानते हो कि भारतीय हर जगह हैं, दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। जहां भी देखोगे 6 आदमी खड़े हैं, अपने वाला एक आदमी जरूर मिलेगा उधर। तो वहां भारतीय ज्यादा पहुंच गए, तो जो अमेरिका के लोग हैं उन पर नौकरी का संकट आ गया। क्योंकि आप जानते हो भारतीय सस्ते में काम करना पसंद कर लेते हैं, क्या ठीक है तू एक बार काम दे दे, देखी जाएगी। उस दृष्टि से फिर वो अमेरिकन कहते हैं कि हमारा काम छीन लिया। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि हम वीज़ा टाइट कर देता है, वो वीज़ा के नियमों को और ज़्यादा मजबूत कर देता है ताकि अन्य कोई आ ना सके। इस दृष्टि से ये आप कई बार अखबारों में पढ़ते होंगे, ये सिस्टम चलता रहता है। तो ये इन पर अटैक करते हैं, मतलब सिंहलीवासी तमिल भाषियों पर अटैक करते हैं। तमिल भाषी 2 प्रकार के हैं, श्रीलंकाई और भारतीय। अब देखिए, जब इन पर अटैक करते हैं तो आप जानते हो कि जहां अटैक होगा वहां रक्षा के लिए भी कई लोग खड़े हो जाते हैं। अब इनकी रक्षा के लिए संगठन, अब इनकी रक्षा के लिए जो संगठन है वो 2 है। एक टुल्फ और एक लिट्टे, जिसमें लिट्टे ज़्यादा चर्चा में रहता है। ऐसे है ये सारे। तो लिट्टे का काम आपको समझ में आ गया होगा। अब होता क्या है, रियल में ये मेरा व्यूज़ है, और व्यूज़ देना कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है ऐसा कुछ नहीं। इन सब का क्या है, ये अधिकारों की रक्षा करते हैं इनके। हम बोलते तो यही है कि अधिकारों की रक्षा करते हैं, लेकिन वर्तमान रूप ऐसा बनता जा रहा है कि जहाँ तक लोग, मैंने कई ऑडिटोरियल भी पढ़े हैं, उनमें ऐसी बातें देखने को मिलती है कि इन्होंने इस चीज़ को अपना एक बिजनेस बना रखा है, बिजनेस बना रखा है। तो ये इनकी समस्या दूर नहीं करते, बल्कि इनकी समस्या को बढ़ाते ही हैं। मेरा व्यूज़ है ये, क्लियर। तो ये टुल्फ क्या है और लिट्टे क्या है, इनकी बात करते हैं। तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट। तो इनकी रक्षा के लिए जो संगठन है, ये 2 नाम चर्चा में आप सुनते होंगे। एक तो है टुल्फ और एक है लिट्टे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिट्टे काम क्या करता है, इनके अधिकारों की रक्षा करता है, क्लियर। और ये भी इनके अधिकारों की रक्षा कर लेता है। सब ने अपने 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 हिसाब से बिजनेस बना रखा है। ये इस तरीके से ये इनकी अधिकारों की रक्षा करते हैं, आप इतना जान के चलिए। अब ये टुल्फ क्या है, तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट। और लिट्टे क्या है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, क्लियर। राजीव गांधी की हत्या में इनका हाथ था, तब ये काफ़ी चर्चा में भी रहे थे, तो आप थोड़ा सा इनका ध्यान रख लेना। तो हमने सिंहलीवासी और तमिल भाषियों के बीच में जो समस्याएं चल रही है उसको हमने जानने का प्रयास किया है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने श्रीलंका को जानने का प्रयास किया।
अब तक जितने भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं श्रीलंका के संबंध में, जो नेबरिंग कंट्री के रूप में, हालांकि श्रीलंका के रूप में और भी क्वेश्चन बन जाते हैं, उसकी बात मैं यहाँ नहीं कर रहा, वो मैंने यहाँ पर समेटने का प्रयास किया है। और इसको वापस रिपीट कर रहा हूँ, कंपैरिजन करके पढ़िए। मालदीव के साथ कंपैरिजन कीजिए, कल यदि हम इंडोनेशिया करते हैं तो इंडोनेशिया के साथ कंपैरिजन कीजिए, पाकिस्तान, ये जो आपके अफ़गानिस्तान, इनसे कंपैरिजन करके देखिए। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ श्रीलंका को अब मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।